आज हम 11th इंटर्न अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लेना उचित होगा कि विनिमय विपत्र होता क्या है। तो इस संबंध में आज के इस व्यापारिक युग में क्रय विक्रय से संबंधित अधिकांश व्यवहार साख पर आधारित होते हैं। साख से तात्पर्य यहाँ पे उधार से संबंधित है। नगद पूंजी की अपर्याप्तता के कारण ये सभी व्यवहार पारस्परिक सतविश्वास से संपन्न किए जाते हैं। इसमें जोखिम तो बना रहता है। इस जोखिम को कम करने के लिए ही साख पत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। साख पत्रों से तात्पर्य भविष्य में भुगतान करने के लिखित आश्वासन से होता है। ये साख पत्र विनिमय साध्य प्रलेख कहलाते हैं। तो इस तरह से विनिमय साध्य प्रलेख का आशय एक लिखित आज्ञा पत्र है जिसके माध्यम से देनदार एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित राशि का भुगतान करने की स्वीकृति लेनदार को प्रदान करता है। यह लेनदार के लिए उसके द्वारा दिए गए ऋण का लिखित प्रमाण होता है। इसी को भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित एवं लेखक द्वारा हस्ताक्षरित आज्ञा पत्र है जिसमें विपत्र का लेखक किसी व्यक्ति विशेष को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित राशि स्वयं उसे या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा विपत्र के वाहक को उसमें उल्लेखित राशि का एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा मांग पर भुगतान कर देवे। इसके बाद अब हम आते हैं लक्षण की ओर। पहला है शर्त रहित। विनिमय विपत्र में कोई शर्त नहीं होती, अर्थात यह शर्त रहित होना चाहिए। यह लिखित आदेश पत्र है। इसमें दी गई आज्ञा हमेशा लिखित ही होती है। यह किसी व्यक्ति विशेष पर ही लिखा जाता है। विपत्र पर एक निश्चित राशि के लिए ही लिखा जाना अच्छा माना जाता है। इस विपत्र पर विपत्र को लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। विपत्र एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है, अतः विपत्र में अवधि का उल्लेख आवश्यक होना है। विपत्र का भुगतान विपत्र के लेखक को अथवा विपत्र द्वारा आदेशित व्यक्ति अथवा विपत्र के वाहक को प्राप्त होता है, अर्थात विपत्र का भुगतान विपत्र के लेखक को मिलेगा या लेखक द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, या जिस व्यक्ति के हाथ में यह विपत्र रहता है, वाहक यानी विपत्र जिसके हाथ में रहता है, उसे इस विपत्र की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। विपत्र पर स्वीकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य माना जाता है। इसके अभाव में यह एक विकर्ष माना जाएगा, अर्थात इसे विपत्र विनिमय विपत्र नहीं माना जा सकता। और मियादी विपत्र अर्थात जिस विपत्र पर मुद्रांक लगाना अनिवार्य होता है। इसके बाद अब हम आते हैं विनिमय विपत्र के पक्षकार। इसमें पहला है लेखक। वह व्यक्ति जो विपत्र लिखता है और दाहिनी ओर नीचे की तरफ अपने हस्ताक्षर करता है तथा भुगतान करने का आदेश देता है, विनिमय विपत्र का लेखक अथवा आहर्ता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः लेनदार हुआ करता है। दूसरा है आहार्यी अथवा स्वीकर्ता। वह व्यक्ति आहार्यी अथवा स्वीकर्ता कहा जाएगा जिस विपत्र पर वह लिखा रहता है, अर्थात जिसे भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, उसे आहार्यी या स्वीकर्ता कहा जाता है। यह व्यक्ति प्रायः ऋणी होता है। तीसरा है आदाता या प्राप्तकर्ता। वह व्यक्ति जो विपत्र की राशि प्राप्त करता है, आदाता या प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यह व्यक्ति स्वयं लेखक या उसके द्वारा निर्देशित कोई दूसरा व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति को विपत्र का धारक भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं प्रकार। विपत्र के प्रकार के अंतर्गत पहला है स्थान के आधार पर।
स्थान के आधार पर विपत्र को दो भागों में बांटा गया है, देशी विपत्र और विदेशी विपत्र। तो जब विपत्र से संबंधित विभिन्न पक्षकार एक ही देश के निवासी हो तो ऐसे विपत्र को देशी विपत्र कहा जाता है। इस प्रकार के विपत्र में लेखक तथा स्वीकर्ता एक ही देश के निवासी होने चाहिए। दूसरा है विदेशी विपत्र। जब विपत्र से संबंधित पक्षकार अलग अलग देश के निवासी हो तो ऐसे विनिमय विपत्र को विदेशी विपत्र कहा जाता है। इस प्रकार के विपत्र में लेखक एक देश का तथा स्वीकर्ता किसी दूसरे देश के निवासी हो सकता है। इसी में दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। इसमें दो पॉइंट है, व्यापारिक विपत्र और अनुग्रह विपत्र। क्रय विक्रय संबंधित व्यापारिक व्यवहारों में भुगतान हेतु प्रयोग किए जाने वाले विपत्रों को व्यापारिक विपत्र कहा जाता है। इस प्रकार के विपत्र का प्रयोग रकम के भुगतान के लिए देनदारों तथा लेनदारों के बीच किया जाता है। दूसरा है अनुग्रह विपत्र। जब विपत्रों का प्रयोग आर्थिक सहायता के उद्देश्य से बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है तो ऐसे विनिमय विपत्रों को अनुग्रह विपत्र कहा जाता है। इस प्रकार के विपत्रों में पक्षकारों के मध्य देनदार लेनदार का संबंध नहीं होता। इसी में है अवधि के आधार पर। इसमें दो पॉइंट आते हैं, दर्शनी विपत्र और मियादी विपत्र। दर्शनी विपत्र से तात्पर्य ऐसे विपत्र से है जिसका भुगतान प्रस्तुति पर या मांग पर तुरंत कर दिया जाता है। और मियादी विपत्र ऐसे विपत्रों को कहा जाता है जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही किया जा सकता है। अर्थात मियादी विपत्र का भुगतान समय अवधि के बाद ही किया जाता है। समय अवधि के पूर्व विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इसका भुगतान नहीं किया जा सकता। इसके बाद आते हैं भुगतान के आधार पर वाहक विपत्र और आदेशिक विपत्र। तो वाहक विपत्रों से तात्पर्य ऐसे विपत्रों से है जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि में विपत्र के धारक को किया जाता है। और इसी में आदेशिक विपत्र से के अंतर्गत ऐसे विपत्रों को आदेशिक विपत्र कहा जाता है जिसमें भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम उल्लेखित होता है और विपत्र का भुगतान उसी व्यक्ति को अथवा उसी व्यक्ति द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को ही किया जाता है। अब हम आते हैं लेखा कर्म के आधार पर। इसमें है प्राप्ति विपत्र और देय विपत्र। तो प्राप्ति विपत्र ऐसे विपत्र जिनकी राशि व्यापारी को भविष्य में प्राप्त होने वाली है, प्राप्त विपत्र कहे जाते हैं। लेखक, धारक, व्यापारी या बैंक के लिए यह विपत्र प्राप्त विपत्र होते हैं। इसी में दूसरा है देशी विपत्र। ऐसे विपत्र जिनकी राशि का भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता है, देय विपत्र कहे जाते हैं। जब कोई देनदार व्यापारी अपने किसी लेनदार का लिखा हुआ विपत्र स्वीकार करता है तो ऐसा विपत्र उनके लिए देय विपत्र होता है। एक ही विपत्र लेखक या लेनदार के लिए प्रायः प्राप्त विपत्र स्वीकर्ता अर्थात देनदार के लिए देय विपत्र तथा पुस्तकों में इसी नाम से दर्ज किया जाता है। प्राप्त विपत्र व्यापार की संपत्ति तथा देय विपत्र दायित्व माना जाता है, अर्थात इसे चिट्ठे में दायित्व की ओर लिखा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं विनिमय विपत्र की उपयोगिता या लाभ। इसमें लेनदारों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो लेनदारों को विनिमय पत्र दिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण माना जाता है, अतः विवाद की स्थिति में लेनदार इसे सबूत के रूप में प्रयोग कर सकता है। विपत्रों के प्रयोग से दिए गए ऋण के डूबने की आशंका समाप्त हो जाती है, अतः व्यापारी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना माल उधार बेच सकता है। व्यापार में वृद्धि होती है। तीसरा है नगद धन का स्रोत। धन की आवश्यकता पड़ने पर विपत्र को बैंक से भुनाया जा सकता है, अर्थात इस विपत्र की राशि को बैंक से भुना लिया जाता है। इस तरह यह एक नगद धन का स्रोत है। इसी में विपत्र धारक अपने लिए गए ऋण के भुगतान में विपत्र देकर ऋण का भुगतान सरलता से प्राप्त कर सकता है। और पांचवा है विपत्र का एक निश्चित समय पर भुगतान किया जाता है,
अतः लेनदार को भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती। इसके बाद अब हम आते हैं देनदारों को इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। विपत्र के प्रयोग के कारण क्रेता को माल खरीदने में सुविधा होती है। माल खरीदने के बाद उसे नकद राशि की व्यवस्था तुरंत ही नहीं करनी पड़ती। विपत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही किया जाता है, अतः क्रेता इस अवधि में धन की व्यवस्था सरलतापूर्वक कर लेता है। इस तरह देनदार को ऋण का भुगतान करने में सुविधा होती है। इसी में तीसरा है विपत्र का भुगतान एक निश्चित तिथि पर किया जाता है, अतः देनदार इस तिथि को ध्यान में रखकर भुगतान की जाने वाली राशि की व्यवस्था धन को थोड़ा थोड़ा बचाकर करता है। परिणाम स्वरूप उसमें बचत की भावना बढ़ती है। अब विपत्र की उपयोगिता या लाभ से संबंधित अन्य लाभ क्या हो सकते हैं। इसमें है मुद्रा की बचत, अर्थात विपत्रों के प्रयोग के कारण मुद्रा की बचत होती है, क्योंकि विभिन्न व्यापारिक भुगतान विपत्रों की सहायता से निपटाए जा सकते हैं। इसी में दूसरा है विनिमय विपत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने में सहायक होता है, अर्थात इसे धन भेजने का साधन माना जा सकता है। और तीसरा है विदेशी भुगतान में सहायक। विदेशी भुगतान में विदेशी विपत्रों की सहायता से विदेशी भुगतानों को सरलतापूर्वक निपटाया जा सकता है। और चौथा है परस्पर आर्थिक सहायता। अनुग्रह विपत्रों के माध्यम से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। इस तरह विनिमय विपत्रों की उपयोगिता या लाभ के संबंध में लेनदारों को इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देनदारों को क्या लाभ हो सकते हैं और इसका अन्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अब हम आते हैं प्रतिज्ञा पत्र की ओर। प्रतिज्ञा पत्र से तात्पर्य ऐसे विनिमय विपत्र से है जिसका लेखक बिना किसी शर्त के उसमें उल्लेखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार अन्य किसी व्यक्ति को उसमें लिखित राशि का भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात करने का वचन देता है। प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लिखने वाला देनदार स्वयं होता है। प्रतिज्ञा पत्र संबंधित व्यवहारों में मुख्यतः दो पक्षकार होते हैं, एक लेखक अर्थात देनदार तथा दूसरा आदाता अर्थात लेनदार। इसमें लेखक राशि का भुगतान करने का वचन देता है। भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित प्रलेख है, जिसमें उसका लेखक एक व्यक्ति विशेष को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार किसी व्यक्ति को एक निश्चित राशि चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता में पहला है प्रतिज्ञा पत्र लिखित में होता है। प्रतिज्ञा पत्र में एक निश्चित राशि चुकाने की प्रतिज्ञा होती है। राशि चुकाने की प्रतिज्ञा हमेशा शर्त रहित होती है। प्रतिज्ञा पत्र की भुगतान की जाने वाली राशि निश्चित होती है। प्रतिज्ञा पत्र पर प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में पाने वाले का नाम लिखा होता है और प्रतिज्ञा पत्र में मूल्य के अनुसार स्टाम्प लगा होना अनिवार्य होता है। इसके बाद अब आते हैं महत्वपूर्ण शब्द अर्थात विपत्र की अवधि। विपत्र एक निश्चित अवधि के लिए लिखे जाते हैं, अतः यहाँ अवधि से तात्पर्य विपत्र लिखने की तिथि से उसके भुगतान की तिथि तक के बीच के समय से है। अवधि व्यतीत होने पर ही विपत्र की राशि देय होती है। इसी में है विपत्र की परिपक्वता तिथि। विपत्र की अवधि जिस तिथि पर समाप्त होती है उस तिथि को ही परिपक्वता तिथि कहा जाता है। अनुग्रह दिवस। विपत्र की परिपक्वता तिथि के बाद विपत्र का भुगतान करने के लिए 3 दिन और रियायत दी जाती है। यही रियायत अनुग्रह दिवस कही जाती है। इस रियायत का उद्देश्य स्वीकर्ता को विपत्र का भुगतान करने में सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कि वह भुगतान की जाने वाली राशि की समुचित व्यवस्था कर सके। विनिमय विपत्र की भुगतान तिथि। विपत्र की परिपक्वता तिथि के बाद 3 दिन रियायत की और दिए जाती है, अतः रियायत के दिन समाप्त होने के बाद आने वाली तिथि को ही विपत्र की भुगतान तिथि कहा जाता है। इस तिथि पर ही विपत्र की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्राप्त विपत्र के विभिन्न प्रयोग। इसमें पहला है भुगतान तिथि तक विपत्र अपने पास रखना।
दूसरा है अवधि के पूर्व विपत्र का भुनाना। तीसरा है विपत्र का बेचान किया जा सकता है। चौथा विपत्र का निवर्तन। पांचवा है विपत्र संग्रहण हेतु बैंक भेजना। लेखांकन की सुविधा की दृष्टि से निम्न शीर्षकों में इसका प्रश्न हल किया जाता है। विपत्र का लेखन एवं स्वीकृति, विपत्र का भुनाना, विपत्र का बेचान, विपत्र का भुगतान, विपत्र का निवर्तन, विपत्र का अनादरण, विपत्र का नवीनीकरण और विपत्र का संग्रहण। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।